प्रीएम्बल कर रहे थे हम लोग पॉलिटी का टॉपिक। एक पार्ट हम लोग उसका कवर कर चुके हैं जिसमें हमने देखा प्रीएम्बल के बारे में, कौन सी कंट्री ने फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल स्टार्ट किया था, एंड हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा। प्रीएम्बल के कुछ कीवर्ड्स हमने पढ़े थे, जैसे कि सोशलिस्ट, अपने सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके अलावा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। और हमने ये भी देखा था कि जो प्रीएम्बल है उसे अमेंड किया जा सकता है, और एक बार अमेंड भी हुआ है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ है बताइए फटाफट। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वेरी वेल सेड, ऑफ 1976 का था। कौन से 3 वर्ड्स ऐड हुए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। हाँ जी, ये 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। अब आगे चलते हैं। आज हम लोग उससे पहले एक बार देख लेते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट कब किया था। 26 नवंबर 1949 को, on this day our constituent assembly has adopted the constitution 26 नवंबर। और 26 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं? हमें कब ये दिमाग में आया कि इसे हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए? हाँ, 26 नवंबर को 2015 से हमने इसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे, या फिर आप कह दो संविधान दिवस के रूप में। 19 नवंबर 2015 में गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज कही गई कि भाई 26 नवंबर जो है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल बी सेलिब्रेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये छोटी सी बात इसकी थी। डेमोक्रेसी के बारे में हम देखते हैं। डेमोक्रेसी जो है 2 टाइप की होती है। एक आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे लोग डायरेक्टली रूल करते हैं, है ना, लोगों का शासन डायरेक्टली जहाँ पे होता है उसे बोला जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट मतलब जहाँ पे लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो कि हम लोगों की जो जिस तरीके की पॉलिटी है वो क्या है, इनडायरेक्ट ही है। हम लोग, हमारे जो पीएम है वो रिप्रेजेंटेटिव ही है, हम लोगों ने चुना है उन्हें। सो लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करते हैं, उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जहाँ पे लोग डायरेक्टली रूल किए करते हैं उसे बोला जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की 4 डिवाइसेस हैं। 4 डिवाइसेस हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें आती है सबसे पहले रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम, देखो, रेफरेंडम का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर पूरी कंट्री के लोगों का मतलब पूरी कंट्री के जो लोग हैं वो वोट करके डिसाइड करते हैं, तो उसे बोला जाता है रेफरेंडम। यानी कि लोगों की जो ओपिनियन है थ्रू वोटिंग, है ना, लोग जो है वो वोट करके किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन को डिसाइड करते हैं, उसे बोला जाता है रेफरेंडम। इनिशिएटिव की बात करते हैं तो रेफरेंडम क्लियर है, जो कंट्री के जो सारे लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन के ऊपर वोट करते हैं कि हाँ भाई हमारी इस ये जो क्वेश्चन है या ये जो समस्या है इसके ऊपर हमारा ये ओपिनियन है और उसको लेकर के वोट होता है। ठीक है। इनिशिएटिव जो है, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब है, देखो, एक तो ऐसा है जो कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर की भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेचर में कोई एक बिल को इनिशिएट कर रहे हैं। इनिशिएटिव में क्या होता है, लोग जो है उस कंट्री के जो लोग हैं, हम जैसे लोग क्या करते हैं कि कोई एक बिल को इनिशिएट करते हैं, कोई एक बिल को कहते हैं कि भाई ये जो बिल है ये लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। यानी कि लोग प्रपोज कर रहे हैं किसी बिल को लेजिस्लेचर के अंदर कि भाई अब इस बिल को इनेक्ट किया जाए। समझ रहे हैं? एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू किया जा रहा है वो इनडायरेक्ट है, और एक लोग डायरेक्टली कोई एक बिल प्रपोज कर रहे हैं अपने हिसाब से, और मतलब लेजिस्लेचर के अंदर किसके ऊपर अब इनेक्ट किया जाना चाहिए, तो वो होता है इनिशिएटिव। रिकॉल का मतलब क्या होता है? रिकॉल का मतलब है कि जैसे होता है ना कि किसी ऑफिसर या कोई रिप्रेजेंटेटिव का कोई एक टेन्योर होता है पर्टिकुलरली कि भाई ये इसका 5 साल का कार्यकाल है या फिर 3 साल का कार्यकाल है, और कई जगह पे ऐसा है कि भाई 5 इयर्स का जो टेन्योर है आप उससे पहले उसे नहीं हटा सकते। बट रिकॉल में क्या होता है, रिकॉल में जो जनता है, जो लोग हैं,
वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को या किसी भी ऑफिसर को उसकी टर्म एक्सपायर होने से पहले उसे बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि उसे सीट से हटा सकते हैं, अपनी जो जिस डेजिग्नेटेड सीट पर वो है उससे हटा सकते हैं अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। यानी कि लोगों ने कोई एक रिप्रेजेंटेटिव चुना और फिर उसके बाद में वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है तो उसकी टर्म एक्सपायर होने से पहले ही लोग उसे उसकी सीट से हटा देंगे, वो होता है रिकॉल। देन कम टू प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड क्या होता है? प्लेबिसाइड का मतलब ये होता है लोगों की राय लेना किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन पर। सपोज कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन है, उसको लेकर के लोगों के ओपिनियन ली जा रही है, उसे बोला जाता है प्लेबिसाइड। जनरली प्लेबिसाइड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तीनों ये चारों डिवाइसेस आपको पता है हो गई है कि क्या बोलते हैं इसे। इंडिया में देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इंडिया हैज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है एंड वी हैव फेथ इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जहां पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गवर्नमेंट के ही हाथ में है, पब्लिक सेक्टर ही है, और ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में है, को एग्जिस्ट करती है। सो वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी कैसी है? हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है विच इज रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लेजिस्लेचर को लेकर के रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज अबाउट डेमोक्रेसी। क्लियर है यहाँ तक? रब कर दो इसे। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ केसेस के बारे में कि केसेस मतलब सुप्रीम कोर्ट की क्या ओपिनियन रही है प्रीएम्बल को लेकर के। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कुछ केस के बारे में। देखो, एक आया था बेरूबरी केस, बेरूबरी यूनियन केस था 1960 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो प्रीएम्बल है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि भाई प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बेरूबरी केस क्या था? आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं है तो बता देती हूँ। देखो, बेरूबरी केस जो था, बेरूबरी बेसिकली एक विलेज का नाम है, एक गांव का नाम है जो कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है। जब पार्टीशन होता है रेड क्लिफ कमीशन के थ्रू, मतलब टेरिटरीज का इस तरीके से बंटवारा होता है, तो उसी के अंतर्गत क्या होता है, ये जो बेरूबरी विलेज होता है ये इंडिया की टेरिटरी में आता है। ठीक है, बॉर्डर पे है बट इंडिया की टेरिटरी में आता है ये। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेरूबरी विलेज है इसके अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है मुस्लिम की। तो गांव वाले लोग भी और पाकिस्तान भी दोनों ही चाहता है कि भाई ये पाकिस्तान को मिल जाए। इंडिया कहता है ठीक है भाई दे देते हैं पाकिस्तान को, बट देंगे तो देंगे कैसे? ये लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, नेहरू नूर करके एग्रीमेंट आता है 1958 में, उसके थ्रू ये लोग देते हैं। बट देंगे कैसे? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 3 में ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज के बारे में बताया हुआ है, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है, बट कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा आर्टिकल 3 में कि आप अपनी कंट्री का कोई एक हिस्सा उठा करके दूसरी कंट्री को दे दो। तो अब क्या किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अंतर्गत तो ये काम नहीं किया जा सकता। तो ये जाते हैं प्रेसिडेंट के पास में कि भाई आप कुछ बताओ। प्रेसिडेंट कहते हैं भाई मुझे भी कुछ नहीं पता, क्या किया जाए इस केस में। चलो सुप्रीम कोर्ट के पास चलते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है। जाते हैं प्रेसिडेंट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ये कि आप करो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड। आर्टिकल 368 के अंतर्गत स्पेशल मेजॉरिटी से आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो और उसके बाद में ही आप ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद ही आप ये जो हिस्सा है वो आप पाकिस्तान को दे सकते हो। तो उसी के तहत आता है
जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 9th नंबर था ना, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था, सो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसी वजह से ही मतलब प्लेस में होता है, उसी वजह से ही वो इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हमें वो हिस्सा देना होता है। खैर काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था, लोगों ने भी बहुत अपोज किया था, तो ये सारी चीज़ें थी। और उसी दौरान इसी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। हालांकि आगे जाकर के बाद में केसावानंदा भारती केस, केसावानंदा भारती केस जो है 1973, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि भाई जो प्रीएम्बल है वो पार्ट है, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी पुरानी ओपिनियन है उसको रिजेक्ट कर देता है, सुप्रीम कोर्ट करेक्ट कर सकता है अपनी ओपिनियन को, है ना, तो पुरानी ओपिनियन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। केसावानंदा भारती केस में क्या था, केसावानंदा भारती केस से पहले एक गोलकनाथ केस भी आया था, वो इसे समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1967 के अंदर आया था गोलकनाथ केस। उसके अंदर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स है, स्टेट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। अब उस टाइम पे थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट धड़ाधड़ से अमेंडमेंट कर देती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई ऐसे कैसे मना कर दिया, फंडामेंटल राइट्स नहीं हम लोग अमेंड कर सकते। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ध्यान होगा आपको, 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आते हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये बात कही जाती है कि भाई गवर्नमेंट के पास में इतनी पावर है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को, किसी भी पार्ट को चाहे तो अमेंड कर सकती है। ये बात किसने कही, ये बात किसने कही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24th ने। और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये बात कही गई कि जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो वो प्रॉपर्टी, वो जो चाहे वो प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकती है और उस प्रॉपर्टी का रेट भी, प्राइस भी जो है वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। अब आप समझ रहे हैं किस तरीके की बात हो रही है यहाँ पे, प्रॉपर्टी अक्वायर करना और उसका रेट भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो इसी चीज़ के तहत ही ये जो 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था जिसमें कहा था प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं, उसी के तहत ही जो केरला गवर्नमेंट है, ये जो केस है केसावानंदा भारती वाला, ये केरला गवर्नमेंट और केसावानंदा भारती के बीच में है। तो जो केरला गवर्नमेंट है, ये जो भारती साहब हैं केसावानंदा भारती, ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एक जो मठ होता है उसके हेड हुआ करते थे। सो ही वॉज द हेड ऑफ अ रिलीजियस मठ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, केरला गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके की जो रिलीजियसली ओन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उसे एक्वायर करने के लिए एक एक्ट लेकर के आती है। जो रिलीजियसली ओन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उसे एक्वायर करने के लिए एक एक्ट लेकर के आती है। तो एक उस टाइम पे एक सीनियर एडवोकेट हुआ करते थे नाना भॉय पालकीवाला। अब वो इन्हें, केसावानंदा भारती जी को, इन्हें कहते हैं कि भाई ये आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, आप एक पिटिशन फाइल करो। और कौन से आर्टिकल के तहत ये वायलेट किए जा रहे हैं, आर्टिकल 26 के तहत। तो ये पिटिशन फाइल की जाती है और ये केस लड़ा जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है केसावानंदा भारती का केस, क्योंकि आपको ध्यान होगा इनफैक्ट इसकी हियरिंग बहुत लंबे समय तक चली थी, 68 डेज तक इसकी हियरिंग चली थी। अब तक की जो लार्जेस्ट बेंच है वो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 13 जजेस की बेंच। इनफैक्ट ये बेंच वाला क्वेश्चन तो पूछा भी गया है किसके अंदर, केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति में, ध्यान होगा आपको, 1 करोड़ का क्वेश्चन पूछा गया था केसावानंदा भारती का लेकर के, क्योंकि बहुत पॉपुलर रहा था। 13 जजेस की बेंच इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और जो इसका डिसीजन आया था वो 7:6 का डिसीजन था। 7 लोगों ने उसके पक्ष में कहा था और उस तरीके से था, 7:6 का था इसका मतलब डिसीजन आया था। तो इस के तहत ये जो केसावानंदा भारती जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कहा कि भाई प्रीएम्बल जो है, आप चाहें प्रीएम्बल क्या, आप चाहें किसी भी पार्ट को अमेंड करना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन के, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है।
बेसिक फीचर अमेंड नहीं किया जाएगा, उसके अलावा आपकी मर्जी है वो पार्ट आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट बेसिक फीचर अमेंड नहीं किए जाएंगे। अब बेसिक फीचर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। ये दो केसेस, बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और केसावानंदा भारती केस में कहा था कि ये जो है वो पार्ट है, प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब ध्यान रखना कि प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल ये क्लियरली मेंशन है कि प्रीएम्बल जो है विच इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू अ लेजिस्लेचर नॉर अ लिमिटेशन और अ प्रोहिबिशन अपॉन इट। ठीक है, ना तो इससे कोई पावर ड्राइव कर सकता है प्रीएम्बल से, मतलब कि लेजिस्लेचर को ना तो कोई पावर मिल रही है और ना ही ये किसी एग्जिस्टिंग पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। दीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर यानी कि they cannot be enforced in a court of law। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप इसे इन्फोर्स नहीं कर सकते, जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, प्रीएम्बल जो है विच इज नॉन जस्टिसेबल इन कैरेक्टर, इसे आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर वो इन्फोर्स नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। देखो, ये स्टेटमेंट ना बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, स्टेट पीएससीज में भी इस तरीके से पूछा हुआ है कि प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था। सो हु सेड प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे कि इन चारों में से किसने बोला था ये स्टेटमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। बात की है तो देखो, N.A. पालकीवाला, ही सेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल जो है विच इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बोला N.A. पालकीवाला ने। और उसके अलावा K.M. मुंशी ने प्रीएम्बल को क्या कहा। K.M. मुंशी सेड preamble is horoscope of constitution। प्रीएम्बल को हॉरोस्कोप किसने बोला? K.M. मुंशी ने। आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला? N.A. पालकीवाला ने। और ठाकुरदास भार्गव ने क्या बोला? ठाकुरदास भार्गव said preamble is soul of constitution and it is a jewel set भी बोला होता है ना, गहनों का सेट जैसे ज्वेल सेट, वो। और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने बोला? ठाकुरदास भार्गव ने बोला था। सर अर्नेस्ट बैकर सेड प्रीएम्बल इज अ कीनोट। ये 4 लोगों की जो बातें हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो बिल्कुल फ्री के नंबर टाइप से याद है तो याद है, नहीं तो सिर्फ तुक्के लगाओगे और कुछ नहीं होगा। पालकीवाला ने कहा आइडेंटिटी कार्ड, K.M. मुंशी ने क्या कहा? हॉरोस्कोप। ठाकुरदास भार्गव ने क्या बोला कि ये ज्वेल सेट है और सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। और सर अर्नेस्ट बेकर ने क्या बोला? इट इज अ की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीएम्बल। इसके साथ में हमारा प्रीएम्बल का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू रेकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डू लाइक द वीडियो। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन सी यू एंड स्टे कनेक्टेड।